हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये हमारी एक पूरी टीम है जो कि आपको लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी यूट्यूब। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये हमारी एक मिनट टीम है जो कि आपको लेट्स क्रैक यूपीएससी थोड़ी टेक्निकल इशू है, इसलिए माफी चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी एक पूरी टीम है जो आपके यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए मेहनत करती है और किस तरह से यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया जाता है, समय समय पर आपको मार्गदर्शन देती है। आगे हम लोग बात करते हैं मेरे बारे में। तो मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ मैं यूपीएससी और एमपीपीएससी एग्जाम में भी अपीयर्ड हुआ हूँ, गेट क्वालिफाइड किया है और एमए किया इकोनॉमिक्स से और ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ दिल्ली आईएएस ग्वालियर का। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। तो एंशियंट हिस्ट्री हमारी चल रही थी। तो एंशियंट हिस्ट्री में कुछ टॉपिक है वो हम लोग कर चुके हैं। तो कल जिसने भी लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख सकता है और पता कर सकता है कि किस तरह से हमने वो कवर किए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये है, आपको सभी को पता है कि यूपीएससी एग्जाम के लिए और अन्य एग्जाम के लिए अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको लाइव क्लासेस देखनी है तो आप जाकर लर्निंग ऐप पे जाकर आप देख सकते हैं किस तरह से क्लास होती है। यहाँ पर इंडिया के जो टॉप एजुकेटर जैसे कि सुदर्शन गुजर, आयुष सांगई सर, ये सब आपको पढ़ाते हैं। और इनमें से बहुत सारे टीचर तो ऐसे हैं जिनको आप फेस टू फेस जानते भी होंगे, जैसे मृणाल पटेल सर, इनको आप जानते होंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर हर महीने एक नया कोर्स लॉन्च होता है। हाँ, हर महीने यहाँ पर एक नया कोर्स लॉन्च होता है। ऐसा नहीं कि पुराने ढंगे से आपको पढ़ा दिया जाए। तो समय समय पर नया कोर्स लॉन्च होता है तो नई नई तकनीकें जोड़कर आपको इसमें समझाया जाता है। एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। इसमें पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, हिस्ट्री, मतलब सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस के साथ आपको पूरा एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहां पर चल रही है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने बात कर ली है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने हिसाब से चीजें देख सकते हैं, शेड्यूल आप मैच कर सकते हैं। और लैंग्वेज बैरियर तो यहाँ पर है ही नहीं है। तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपको देखना है तो सारे टीचर यहाँ पर अवेलेबल होंगे। यहाँ पर आंसर लाइव पोल होते हैं। इसके साथ साथ लाइव टेस्ट एंड क्विज भी होते हैं। जो भी आपने पढ़ा है और सीखा है उससे आपने कितना समझा है। ठीक है। अगर आपको कोर्स लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से आप जो है ये सारे कोर्स हैं वो देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर 1 महीने का भी कोर्स है, 1 महीने का भी कोर्स है, 3 महीने का भी कोर्स है, 6 महीने का, 1 साल का और 2 साल का भी कोर्स है। मैं तो ये बोलूंगा कि आपको 2 साल का कोर्स लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 साल का कोर्स इसलिए जरूरी है कि यूपीएससी 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का काम नहीं है। पूरा का पूरा 2 साल आपको लग जाता है तैयारी करने में। जो लोग बोलते हैं हमने 1 साल में प्रिपेयर किया है, उनकी मेहनत के पीछे भी कम से कम 2 साल की मेहनत छुपी होती है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि 1 साल आप अच्छे से अपना सिलेबस कीजिए और सिलेबस करने के बाद 1 साल आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो बीके लाइव कोड का आप यूज कर सकते हैं। बीके लाइव के द्वारा बीके लाइव का कोड यूज कर सकते हैं। बीके लाइव से क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। देखो, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था प्राचीन भारत का इतिहास। जिसने भी नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ ले। ठीक है। तो प्राचीन भारत का इतिहास यानी क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया था। हम लोगों ने बात की थी इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो स्रोत में हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत की बात की थी, पुरातात्विक स्रोत की बात की थी, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य की हम लोगों ने बात की थी। हमने इसके एग्जाम्पल देख लिए थे कि धार्मिक साहित्य कौन कौन से होते हैं। इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष साहित्य कौन कौन से हैं। इसके अलावा समय समय पर बहुत सारे विदेशी लोग आते रहे, उन्होंने इंडिया के बारे में बता वर्णन प्रस्तुत किया। ठीक है,
ये हम लोगों ने बात कर ली। इसके बाद हमने बात की थी कि इतिहास को समझने के लिए पुरातात्विक स्रोत हैं, उनकी भी जरूरत हमें पड़ती है। जैसे अभिलेख हुए, सिक्के हुए, मृदभांड, स्मारक, मूर्तियां, ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती है। फिर हमने बात की थी कि साहित्यिक स्रोत की सीमाएं कौन कौन सी होती हैं इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली थी कौन कौन सी कमियां हो सकती हैं, और पुरातात्विक साहित्य की कौन कौन सी सीमाएं हो सकती हैं, ये भी हम लोगों ने बात कर ली थी। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर प्राचीन भारत का इतिहास हम लोगों ने विभाजन कर दिया था। प्राचीन भारत का इतिहास का विभाजन हमने किया था लिपि लेखन प्रणाली के आधार पर। इसमें हमने प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ा था, आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ा था और ऐतिहासिक काल को पढ़ा था। कोई समस्या नहीं है, सबको समझ में आ गया है। इसी प्रकार से हमारा जो पहला पार्ट था, देखो प्राग ऐतिहासिक काल, अब इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था पुरा पाषाण काल में बांट लिया हम लोगों ने, मध्य पाषाण काल में बांट लिया, मध्य पाषाण काल में बांट लिया इसको हमने, और नव पाषाण काल में हम लोगों ने इसको बांट लिया था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो हमने मानव विकास क्रम देख लिया था, किस प्रकार से मानव का विकास हुआ था समय समय पर। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। इसी के साथ साथ जो हमारा था पुरापाषाण काल, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी, कौन कौन सी वैज्ञानिक प्रगति हो चुकी थी, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। इसी के साथ साथ मध्य पाषाण काल की हम लोगों ने बात कर ली थी कि किस किस तरह के उपकरण का निर्माण हो चुका था और कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। इसी प्रकार नव पाषाण काल में कौन कौन सी वैज्ञानिक खोज हुई थी, वो हम लोगों ने बात कर ली थी। तो आहार संस्कृति के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में नंबर 1 आहार संस्कृति के बारे में पढ़ लिया था, मालवा संस्कृति के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा जो जोरवे संस्कृति है, ये आपकी जोरवे संस्कृति है, इसके बारे में पढ़ लिया था। कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, कहां से कौन सी चीजें मिलती हैं, ये सब हमने देख लिया था। तो इस प्रकार से हमारा जो है एक चैप्टर हमारा खत्म होता है और हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट होता है। ये है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता हमारा चैप्टर है। तो सभी लोग आते जाओ, जुड़ते जाओ, लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। तो देखो मैंने जो पिछली बार पढ़ाया था आपको, थोड़ा सा उसमें चेंज आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको चेंज उसमें देखने को मिल जाएगा। पूरी की पूरी तरह मैंने वो पहले पढ़ाया था वैसा नहीं पढ़ाया है, थोड़े से चेंजेस मैंने किए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप पूरी की पूरी सीरीज है वो देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की हम लोग बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारी जो सभ्यता है इसकी टाइमलाइन की बात हम लोग कर लेते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या है भैया, है ना। तो इसकी टाइमलाइन की हम लोग बात करते हैं, तो इसकी टाइमलाइन है 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि बहुत सारी किताबों में इसकी टाइमलाइन जो है ना, टाइमलाइन में आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। कोई 2350 से 1750 बोलेगा, कोई 2000 से 1500 बोलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, टाइमलाइन आपसे कभी नहीं पूछेगा वो एग्जाम में। एक आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या टाइमलाइन थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता किस समय पर प्रचलित थी, हड़प्पा सभ्यता किस समय पर अस्तित्व में थी। देखो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता उस समय की विकसित सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। और कुछ व्यवस्थाएं तो ऐसी देखने को मिलती हैं, जैसे नगरीकरण की योजना में अगर आपको बताऊं तो आधुनिक काल में भी आपको इस तरह की व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो विशेषताओं की हम लोग बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ भाई कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और विशेषता है जिसकी वजह से इसको बहुत प्रसिद्धि हासिल हुई, वो है नगरीकृत सभ्यता, नगरीकृत सभ्यता। ठीक है, यानी कि इस समय यानी कि 2350 बीसी से 1750 बीसी के समय पूर्णतः नगरीकरण हो चुका था और नगरों में उपलब्ध सारी की सारी विशेषताएं इस समय यानी कि हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती थी। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं उनकी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया हमें हो जाए स्टार्टिंग में कि कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती थी, तो उससे हमें एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी। तीसरी अन्य विशेषता क्या थी कि जल निकास प्रणाली एवं जल संरक्षण पद्धति मौजूद थी, जो कि आज के समय में भी हमारे भारत देश में सुविकसित नहीं है। और ये जो प्रणाली है वो हड़प्पा सभ्यता में पहले से ही सुविकसित हो चुकी थी।
यानी कि घर के बाहर नालियां बना करती थी और जो नालियां थी वो ढकी हुआ करती थी और आराम से जो नालियों का जो पानी है वो मेन लाइन से जुड़ जाया करता था, है ना। और समय समय पर जल संरक्षण जैसी सुविधाएं भी देखने को मिलती है, यानी घरों पर आपको देखने को मिल जाएगा कि लोग बाग जो है वर्षा के जल का संरक्षण कर रहे हैं, खड्डे खोदकर वर्षा के जल का संरक्षण किया जा रहा है। ये सब आपको विशेषताएं देखने को मिल जाएंगी हड़प्पा कालीन सभ्यता में। तो इसकी तीन विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं हैं, कौन कौन सी? एक तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, एक तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, एक विशेषता ये है। एक नगरीकृत सभ्यता थी, एक विशेषता ये है। और जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था थी। ठीक है, अब आप एक प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी थी? जल्दी से मुझे आंसर बता दो। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी थी? कांसा थी, तांबा थी, या फिर लोहा थी, या फिर चांदी थी? ये आपको बता दो मुझे कौन सी थी। ठीक है, तो ये हमारी जो थी, ये हमारी कांसा थी। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी तो बोल रहे हैं ना। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी थी? कांसा थी। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और बता दो कि कांसा किस किस धातु के मिश्रण से बना होता है? ठीक है, आपको सभी को पता है कांसा जो है वो मिश्र धातु है। आप मुझे बता दो कि कांसा कौन कौन सी मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है। अब देखो, इस दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में है कौन से? गांव, नगर, महानगर, या फिर राज्य? किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी। इसमें बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं होना चाहिए। तो एक एक पॉइंट से, एक एक फैक्ट से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री में। तो ये एक एक पॉइंट आपको याद होने चाहिए, तभी आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करते हैं भाई इसमें, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में नगर विभाजन किस प्रकार का था? नगर विभाजन की हम लोग बात कर रहे हैं कि नगर विभाजन किस प्रकार का था। तो आपको दो चीज देखने को मिलेंगी। एक तो आपको पश्चिमी भाग देखने को मिलेगा, ये आपको पश्चिमी भाग दिख रहा है ना, ये आपको पश्चिमी भाग देखने को मिलेगा, और एक आपको मिलेगा ये पूर्वी भाग। ठीक है, तो पूर्वी भाग को हम निचला शहर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि निचला शहर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कम ऊंचाई पर बनता है। और पश्चिमी भाग की हम लोग बात करते हैं तो इसको एक चबूतरा, चबूतरा जो होता है ना, थोड़ी सी ऊंचाई पर होता है, उस पर इसको बनाया जाता है। दूसरी विशेषता क्या है कि पश्चिमी भाग में शासक वर्ग रहते थे। शासक वर्ग जो शासन करते थे उस टाइम पर, वो वर्ग रहा करते थे। और निचले शहर की हम लोग बात करते हैं तो इसमें कामगार वर्ग रहता था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता दो वर्गों में विभाजित हमें देखने को मिलती है। वैसे छोटे छोटे ग्रुप और भी थे, लेकिन जो मेनली जो ग्रुप थे वो दो प्रकार के ग्रुप थे। एक तो शासक वर्ग था और एक शासित वर्ग था। इसमें कामगार वर्ग आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे लोहार हुआ, सुनार हुआ, हस्तशिल्प हुआ, मतलब ये सब आपको चीज देखने को मिल जाएंगे। और एक तरफ आपको शासक वर्ग देखने को मिल जाएंगे। और दूसरी विशेषता क्या थी कि शासक वर्ग जहां रहते थे उनका जो एरिया है वो एक सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ रहता था। ठीक है, तो शासक वर्ग का है जहां पर वो रहते थे, उनका जो भवन है वो सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ रहता था। और यही बात आपको अगर पूर्वी भाग में देखने को मिलती है तो पूर्वी भाग में ये दीवार, ये प्राचीर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये प्राचीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये डिफरेंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कि नगर विभाजन थे वो किस किस प्रकार के थे। एक तो शासक वर्ग था और एक कामगार वर्ग था। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। और देखो, ये तो मेन रीजन में तो आपको दो वर्गों में विभाजित देखने को मिल जाता है, लेकिन जहां अपवाद पैदा होता है तो वहां क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी हो जाती है। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहां से कि त्रिस्तरीय विभाजन कहां देखने को मिलता है? त्रिस्तरीय विभाजन, देखो त्रिस्तरीय विभाजन, इसको याद कर लेना, कभी ना कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा। तो धोलावीरा में नगरों का त्रिस्तरीय विभाजन देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे जो हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं, बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से नगर हैं। उसमें दो तरह के आपको विभाजन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम धोलावीरा की बात करते हैं, आप मुझे बता दो कि भैया धोलावीरा किस जगह पर पाया जाता है?
थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा हमें, बाद में तो हम देखेंगे। तो धोलावीरा में त्रिस्तरीय विभाजन देखने को मिलता है। तो ये अपवाद हो गया और यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं नगर निर्माण योजना। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में नगर निर्माण योजना किस प्रकार की थी, कौन कौन सी विशेषताएं इसमें पाई जाती है, हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक एक कर हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः नगरों का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी भागों में होता था। मैंने आपको बताया था पूर्वी और पश्चिमी भागों में, ये देखो पूर्वी भाग है निचला शहर, ये हमारा है निचला शहर, और ये हमारा है पश्चिमी शहर। ठीक है, ये हमने बात कर ली है। पश्चिमी भाग को गढ़ी दुर्ग कहा जाता था। ये गढ़ी दुर्ग कह रहे हैं इसको, क्यों कह रहे हैं गढ़ी दुर्ग इसको, क्योंकि यहां पर शासक वर्ग है वो रहता था, जो सुरक्षा प्राचीर से घिरा रहता था, जिसमें शासक वर्ग रहता था। देखो मैंने आपको बताया था ना कि इसकी एक सुरक्षा प्राचीर है, ये सुरक्षा प्राचीर है, और इसमें क्या है, शासक वर्ग रह रहा है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने बात कर ली है। पूर्वी भाग निचला शहर कहलाता था। मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिमी भाग है वो कुछ एक बड़े सा जो बेस था उसके ऊपर बनाया जाता था, और जो पूर्वी भाग था वो निचला भाग था, निचले भाग में कामगार लोग रहा करते थे। तो और विशेषताओं की बात करते हैं, जिसमें सामान्य जन रहते थे, किंतु धोलावीरा नगर का विभाजन 3 भागों में दिखाई पड़ता है, जहां दक्षिण में भी आवास बने हुए थे। देखो आमतौर पर हम लोग बात करते हैं, आमतौर में हमें पश्चिमी भाग में मिल गया हड़प्पा सभ्यता नगर, एक हमें पूर्वी भाग में मिल गया। ठीक है, ये तो सामान्य हड़प्पा कालीन सभ्यता के नगर हो गए। ठीक है, इसमें पश्चिमी भाग में रह रहे हैं कौन, प्रशासक वर्ग, और इसमें रह रहे हैं प्रशासित शासित वर्ग यानी कि कामगार लोग। लेकिन हम धोलावीरा की बात करते हैं तो धोलावीरा में भी एक तीसरा भाग भी हमें देखने को मिलता है दक्षिण भाग में। ठीक है, तो ये धोलावीरा की विशेषताएं थी, कहीं ना कहीं आपको ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये चेहरा बन गया, ठीक है चेहरा बन गया। और दूसरी विशेषता क्या है इसकी, दूसरी विशेषता ये है कि सड़कें प्राय कच्ची बनाई जाती थी, सड़कें प्राय कच्ची बनाई जाती थी, किंतु पक्की सड़क का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है। सामान्यतः कच्ची सड़कें बनाई जाती थी। कच्ची सड़कों का मतलब क्या होता है कि ईंटें हैं वो कच्ची हुआ करती थी, मतलब उनको पकाया नहीं जाता था। मैक्सिमम अगर सड़कों की हम लोग बात करते हैं तो उसमें कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता था। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि कुछ शहरों में उद्योग थे वो विकसित नहीं थे, जब उद्योग विकसित होंगे तभी तो पक्की ईंटें बनाई जाएंगी। लेकिन मोहनजोदड़ो, आपको पता है मोहनजोदड़ो एक सुविकसित शहरीकरण प्रणाली को अपनाता था, इसलिए यहां पर पक्की सड़क के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ शहर तो पिछड़े हुए थे और कुछ शहर क्या है, उच्च नगरीकरण विशेषता को प्रदर्शित करते थे। तो इस प्रकार से आपको सड़क भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में केवल पक्की सड़क के साक्ष्य मिलते हैं, तो ऐसा नहीं, यहां पर कच्ची और पक्की सड़कों के साक्ष्य भी मिलते हैं। कच्ची सड़क के साक्ष्य हमें ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलते हैं, या फिर जो संक्रमणशील क्षेत्र होते हैं, यानी कि ना तो पूर्णतः ग्राम होते हैं और ना पूर्णतः शहर होते हैं, उसमें हमें देखने को मिलते हैं। और पक्की सड़कों के साक्ष्य तो आपको मिल जाएंगे कहां पर, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी थी कि जल निकासी यहां पर क्या है, अच्छी तरह से होती थी, और नालियां यहां पर ढकी होती थी। ढलान वाले स्थान पर नालियों को सीढ़ीदार बनाया जाता था ताकि पानी का वेग कम किया जा सके। आप देख रहे हो जहां पर ढलान हुआ करती थी वहां पर नालियों को सीढ़ी के क्रम में बनाया जाता था, सीढ़ी के क्रम में। देखो अब यहां से क्या है, पानी अगर जाएगा तो पहले यहां गिरेगा, फिर यहां गिरेगा तो इसकी गति है वो कम हो जाएगी, फिर यहां पर आएगा फिर इसकी गति फिर कम हो जाएगी, यहां पर आएगा फिर इसकी गति कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता उस समय पर कितनी तकनीकी सोच का इस्तेमाल करती थी कि उन्होंने पानी के वेग को कम करने के लिए ढलान वाले एरिया में सीढ़ी नुमा नालियों की इस्तेमाल किया। ठीक है, और नालियां यहां पर प्राय ढकी हुआ करती थी, जिससे क्या है, मलेरिया जैसी बीमारियां ना हुआ करे। आप कहोगे कि सर उस टाइम पे मलेरिया हुआ करता था, तो हम कहते हैं कि हाँ उस टाइम पे भी मलेरिया हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पर मलेरिया की खोज नहीं की गई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। नगरों में नालियों को पेयजल स्रोतों से दूर बनाया जाता था। देखो आज के समय में आपको पता है कि गंगा यमुना चंबल बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिसमें
ऐसे ऐसे स्रोतों को मिलाया जाता है जो कि नदियों को प्रदूषित कर देते हैं। जैसे उद्योग से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों को डायरेक्ट नदियों में मिला दिया जाता है। लेकिन अब बहुत सारे अभियान ऐसे चल रहे हैं जिसके माध्यम से नदियों को स्वच्छ बनाया जा रहा है। तो अगर हड़प्पा कालीन सभ्यता की हम बात करते हैं जो कि 2500 वर्ष पूर्व हमसे पहले थी, तो वहां पर भी नालियों को पेयजल के जो स्रोत हैं जैसे कुएं हुए, नदियां हुए, उनसे क्या है दूर बनाया जाता था, जिससे कि पीने का जो जल है वो प्रदूषित ना हो सके। और आपको पता है जब पीने का जल प्रदूषित हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं होना स्टार्ट हो जाती हैं। पानी अगर स्वच्छ नहीं होता है तो बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। आर्सेनिक, फ्लोराइड वगैरह ऐसा कंटामिनेट देखने को मिलता है तो कैंसर जैसी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपको क्या लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में कैंसर जैसी बीमारियां नहीं थी वहां पर कैंसर जैसी बीमारियां, लेकिन बहुत से लोग थे वो इस बीमारी से अनभिज्ञ थे। तो समय समय पर बीमारियों की खोज होती रही और इलाज भी संभव हो सका। तो आप देख सकते हो किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं थी। और विशेषताओं की बात करते हैं पांचवी, तो हड़प्पा वासी जल संरक्षण पर विशेष बल देते थे, विशेषकर जहां वर्षा की कमी थी एवं भूमिगत जल उपयोग लायक नहीं था। जल संरक्षण के लिए धोलावीरा में जलाशयों का निर्माण किया गया था। देखो, जल संरक्षण पर विशेष बल दिया गया। आज के समय में हम जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आज के समय में क्या है, वर्षा का असमान वितरण हो गया है। कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है, या फिर बारिश बहुत कम हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। तो इन सब के लिए अब हमारे यहाँ पर सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता था कि जहां पर वर्षा की कमी है या फिर भूमिगत जल की कमी है तो वहां पर हम लोग है जल संरक्षण पर विशेष बल देंगे। तो बहुत सारे इन लोगों ने खड्डे खोद दिए तो वर्षा का पानी था तो वहां यहाँ एकत्रित हो जाया करता था, जिससे भूमिगत जल की आपूर्ति हो जाया करती थी। तो कोई समस्या नहीं है इसमें। बोलोगे सर वहां पर व्यवस्था थी कि भाई वो जानते थे कि खड्डा खोद दिया तो बारिश का पानी यहाँ पर आएगा और बारिश का पानी यहाँ पर आने के बाद इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद क्या है, इसी को भूमि में, यही जल जो है वो भूमि में चला जाएगा और ग्राउंड लेवल जो वाटर है, ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं धोलावीरा में विभिन्न जलाशयों का निर्माण किया गया ताकि वर्षा के समय उन्हें भरकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो आप देखो अप्रत्यक्ष रूप से ये समझ सकते हैं कि धोलावीरा जो है, धोलावीरा, आप बताओ मुझे धोलावीरा कहां पर है। तो धोलावीरा में वर्षा की कमी आपको देखने को मिल जाएगी, वर्षा की कमी आपको देखने को मिल जाएगी। आप मुझे बताओ कि जहां पर वर्षा अधिक होती है, जहां पर जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, तो वहां जल संरक्षण की तकनीक नहीं अपनाई जाएगी। ठीक है। तो वहां पर तो अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि धोलावीरा में सूखे की प्रवृत्ति बार बार देखने को मिलती है हमें, ताकि वर्षा के समय उन्हें भरकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। एक जलाशय का निर्माण कर लिया, जलाशय का निर्माण करने के बाद बारिश के समय ये जलाशय भर गया और जब गर्मी आने के बाद इस जल का उपयोग हम लोगों ने कर लिया। अगर इस जलाशय का निर्माण नहीं करते तो पानी की कमी के कारण बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता। ठीक है। जल संरक्षण एवं जल निकास योजना वर्तमान नगर निर्माण में भी प्रासंगिक है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की जल संरक्षण की जो योजना है, अगर आज के समय में हम लोग अपनाते हैं तो आज के समय में भी हम हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं छठवीं चीज के बारे में। छठवीं चीज क्या है हमारी? छठवीं चीज है ये, नगरों में मकान का द्वार मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था बल्कि पीछे की ओर गलियों में खुलता था ताकि धूल गंदगी दुर्घटना से बचा जा सके। देखो आज के समय में हम लोग बात करते हैं तो आज के समय में क्या होता है, जहां पर सड़क होती है वहीं पर हम मुख्य द्वार को खोलते हैं। उससे समस्या क्या होती है? बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि जो वाहन आते हैं उनकी आवाज हमारे घर तक आ जाती है, जिससे क्या है बहुत सारी समस्याएं होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपको पता है ध्वनि प्रदूषण होता है, और जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो क्या है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, नींद आपको ढंग से नहीं आती है और बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिल जाती है। तो ये इस समस्या को हड़प्पा कालीन समय में समझा जाता था कि भाई ये सबसे बड़ी समस्या है। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि जो मुख्य सड़क है उसको हम खोल दो, कहां पर? पीछे की ओर खोल दो, तो रश की दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अगर पीछे की ओर गेट खोल देंगे, जैसे मान लो कि ये सड़क है, ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने ऐसे गेट खोल दिया। इसका गेट खोलने के बाद आपको
को पता है पार्किंग, आपके पास कार है तो आप कार को लेके यहां पर लगा दोगे। अगर गेट इस साइड होता तो कहां लगाते आप गाड़ी को? यहां पर लगाते। और यही समस्या आपको इस समय में देखने को मिलती है आधुनिक समय में, कि सड़कें तो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी हैं, सड़कें बड़ी होने के बावजूद भी हमारे पास क्या है, समस्या आती है ट्रैफिक की। क्योंकि सड़कों के किनारे बहुत सारे जो वाहन है वो लगा दिए जाते हैं। देखो यहाँ वाहन लगा दिए गए, यहाँ वाहन लगा दिए गए, इससे क्या है ट्रैफिक की समस्या आपको देखने को मिल जाएगी और सड़क की चौड़ाई होते हुए भी बहुत कम हो जाएगी, ये आपको समस्या देखने को मिल जाएगी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ये सड़क है तो मुख्य द्वार आपका यहाँ बना दिया, ऐसे उल्टे बना दिए, उल्टे आपको मुख्य द्वार बना दिए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से कम ध्वनि मिल जाएगी ना, ठीक है। और यहाँ पर आपको नालियां भी देखने को मिल जाएंगी और द्वार आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर नगर नियोजन प्रणाली में इस तरह की व्यवस्था को हम लोग अपनाएं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली है। आगे हम बात करते हैं नंबर 7। हाँ, एक विशेषता और है कि अगर मान लो एक विशेषता और है कि यदि मान लो कि घर का मुंह इस साइड होता, घर का मुंह इस साइड होता तो बहुत सारे जो बच्चे वगैरह हैं वो सड़क पर चले जाया करते थे, और चले जाएंगे तो उनका एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम उल्टे मकान बनाएंगे जिनका मुंह सड़क के विपरीत दिशा में होगा तो सड़क दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है, ये भी हम सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सुझाव है ये। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं कि नगरों में मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, किंतु कालीबंगा से कच्ची ईंटों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो प्राय हम लोग बात करते हैं तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कच्ची ईंटों के भी साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। और कच्ची ईंटों के साक्ष्य आपको कहां देखने को मिलेंगे? जो कि ग्रामीण क्षेत्र होगा, जहां ग्रामीण क्षेत्र होगा वहां पर आपको कच्ची ईंटों के क्षेत्र मिल जाएंगे, ठीक है। इससे समझ में आता है कि कालीबंगा जो क्षेत्र है, ये हमारा कालीबंगा का जो क्षेत्र है वो पूर्णतः विकसित नहीं हुआ था, और यह संक्रमणकालीन क्षेत्र माना जाता है। मकान में ईंटों को चूने गार से जोड़ा जाता था, मतलब एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ने के लिए, एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ने के लिए चूने और गारे का इस्तेमाल करते थे। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पाकालीन सभ्यता के जो लोग थे वो दो ईंटों को जोड़ने के लिए किस प्रकार की सामग्री का यूज करते थे? तो चूना, मिट्टी और गारे का इस्तेमाल यहां पर किया जाता था। अब हम बात करते हैं हड़प्पा वासी भवन निर्माण में उपयोगिता पर विशेष बल देते थे, अलंकरण पर नहीं। देखो आज के समय में क्या होता है, आज के समय में हम डेकोरेशन पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं कि हमने भवन का निर्माण करवा लिया तो बड़ा बड़ा डिजाइन हम लोगों ने बनवा लिया, उस पर अच्छे अच्छे पेंट हम लोगों ने करवा लिए, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के आपको मकान देखने को मिलेंगे तो उसका डिजाइन इस प्रकार होगा कि उसे सही मानव उपयोगी बनाया जा सके। जैसे ये मकान है, ठीक है, तो मकान में आपको कुएं भी देखने को मिल जाएंगे, आपको सीढ़ियां भी देखने को मिल जाएंगी, आपको जल निकासी की सुविधा भी आपको देखने को मिल जाएगी, और आपको ऐसी बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी जो कि मानव के जीवन को आसान बना सके। लेकिन आज के समय में हम बिना सोचे समझे मकानों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये सुविधाएं भी आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी कि उस समय पर एक आर्किटेक्ट वर्ग भी काम करता था। जो कि आज के समय में आर्किटेक्ट वर्ग होता है ना, उसी तरह से उस समय पर भी आर्किटेक्ट था जो कि नगर नियोजन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो हम लोगों ने बात कर ली है नगर नियोजन प्रणाली के बारे में। एक बार हम देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में सामर्थ्य नगरों का विभाजन विभाजन पूर्वी और पश्चिमी भागों में होता था। पश्चिमी भाग को गढ़ी दुर्ग कहा जाता था, जो सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जिसमें शासक वर्ग रहता था। पूर्वी भाग निचला भाग कहलाता था, जिसमें सामान्य जन रहते थे। किंतु धोलावीरा नगर का विभाजन 3 वर्गों में देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था कि धोलावीरा जो नगर है वो एक तरह से अपवाद है। ये प्रश्न कभी भी पूछ लिया जाएगा, जब अपवाद आता है तो अपवाद में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है।
आगे हम बात करते हैं, सड़कें प्राय कच्ची बनाई जाती थी, किंतु पक्की सड़कों का भी साक्ष्य देखने को मिलता है। और वो पक्की सड़कों का साक्ष्य कहां पर मिलता है? वो मिलता है मोहनजोदड़ो से। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी और नालियां ढकी हुआ करती थी। ढलान वाले स्थानों पर नालियों को सीढ़ीदार बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता था? मैंने आपको बता दिया था, ताकि पानी का वेग कम किया जा सके। नेक्स्ट हमारी विशेषता है, नगरों में नालियों को पेयजल स्रोतों से दूर बनाया जाता था, जिससे कि जल प्रदूषण की समस्या देखने को ना मिले। हड़प्पा वासी जल संरक्षण पर विशेष बल देते थे, विशेषकर जहां वर्षा की कमी एवं भूमिगत जल उपयोग लायक नहीं था। जल संरक्षण के लिए धोलावीरा में विभिन्न जलाशयों का निर्माण किया गया था, ताकि वर्षा के समय उन्हें भरकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जल संरक्षण एवं जल निकास की योजना वर्तमान नगर निर्माण में भी प्रासंगिक है। बात करते हैं नेक्स्ट, नगरों में मकान का द्वार मुख्य सड़कों पर नहीं खुलता था, बल्कि पीछे की ओर गलियों में खुलता था। बात करते हैं नेक्स्ट, नगरों में मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, किंतु कालीबंगा से कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। मकान में ईंटों को चूने गारे से जोड़ा जाता था। हड़प्पा वासी भवन निर्माण में उपयोगिता पर विशेष बल देते थे, अलंकरण पर नहीं। किंतु जो कालीबंगा है, कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। जहां पर देखो, जहां पर अलग चीज हो जाती है, तो वहां पर आपका प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे देखो, आमतौर पर हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, वो उपयोगिता पर विशेष बल देते थे, अलंकरण पर नहीं। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा क्षेत्र है जहां से अलंकृत ईंटें देखने को मिलती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अलंकृत ईंटें कहां से मिलती हैं। आपको बहुत सारे हड़प्पा कालीन नगरों के नाम दे दिए जाएंगे, क्षेत्रों के नाम दे दिए जाएंगे, और आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो हमने नगर निर्माण नियोजन की हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, कि किस किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता पाई जाती थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आता है। हम बात करेंगे, ये है दक्षिण, ये है उत्तर, ये है पश्चिम, और ये है पूर्व। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता ये हड़प्पा सभ्यता भारत के, ये भारत मान लो, चित्र थोड़ा सा गड़बड़ बन सकता है, तो कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है ना। तो ये हड़प्पा सभ्यता हमारी जो मिलेगी, वो इस साइड आपको देखने को मिलेगी, इस साइड आपको देखने को मिलेगी। तो इसी के हिसाब से हम लोगों ने इसको बांट दिया है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इन सब में हमने इसको बांट दिया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि भाई मांडा, मांडा आपको मिलेगा कहां पर मिलेगा? उत्तर में मिलेगा। ये आलमगिरी नगर है, आपको पूर्व में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ सूत कांगेड़ जो क्षेत्र है वो मिल जाएगा आपको पश्चिम में। दैमाबाद आपको मिल जाएगा दक्षिण में। ठीक है, तो हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से जो हड़प्पा कालीन शहर हैं, वो कौन कौन से क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी आपसे क्या है, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इन प्रश्नों पर आप ध्यान देना, क्योंकि अक्सर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। बताओ भाई, कालीबंगा क्षेत्र है वो कौन से शहर में स्थित है। ठीक है, तो हम सभी को मालूम है कि राजस्थान में कालीबंगा स्थित है, अफगानिस्तान में शोरतुगई स्थित है, सिंध में मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, आमरी, कोटेदीजी, ठीक है ना, कोटेदीजी है ये। पंजाब की हम लोग बात करते हैं, तो पंजाब को भी हम लोगों ने बात कर लिया है। एक तो हमारा पश्चिमी पंजाब है और एक हमारा पूर्वी पंजाब है। तो पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा था, और पूर्वी पंजाब में कौन थे? रोपड़, बारा और संगोल, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। गुजरात की हम लोग बात करते हैं, तो गुजरात में कच्छ है, सूरकोटड़ा है, देशालपुर है, धोलावीरा है, काठियावाड़ है, लोथल और रंगपुर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बताओ भाई, जो लोथल है वो कहां से संबंधित है, मतलब वर्तमान समय में
कहां पर स्थित है ये आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे राजस्थान में, सिंध में, पंजाब में या फिर गुजरात में। तो आपको पता होना चाहिए कि लोथल कहां पर है, ये गुजरात में है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, इनको रट लोगे तो क्वेश्चन नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करते हैं। उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर और हुलास। उत्तर प्रदेश में दो क्षेत्र हैं, एक तो आलमगीरपुर है, एक हुलास है। हरियाणा की हम बात करते हैं तो यहां पर वणवाली, मिताथल भी है। वणवाली, बाणवाली और मिताथल, ठीक है। तो दो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी इसमें कि एक तो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन आपकी सभ्यता थी, या हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित थी, ठीक है। और बहुत सारे नगर ऐसे थे जो कि पूर्णतः विकसित थे, लेकिन बहुत सारे नगर ऐसे थे जो कि संक्रमणशील क्षेत्र थे। संक्रमणशील क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जहां पर ना तो पूर्णतः नगरों का विकास हुआ है और ना तो वो पूर्णतः ग्राम है, यानी कि ना तो पूर्णतः ग्राम है और ना पूर्णतः नगर है। तो इस प्रकार के क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का हम लोगों ने भौगोलिक विस्तार देख लिया कि वर्तमान समय में कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी सभ्यता पाए, कौन कौन से क्षेत्र हड़प्पा कालीन क्षेत्र पाए जाते थे। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो हम विशेषता देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं राजनीतिक विशेषता के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे आर्थिक संरचना के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक संरचना में ही पशुपालन के बारे में, शिल्प उद्योग के बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे। नंबर 4 हम बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य की बात करेंगे। नंबर 5 में हम नगरीकरण की बात करेंगे। नंबर 6 में हम स्वरूप की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे डिटेल में इसको, कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी विशेषताएं थी, शिल्प उद्योग में कौन कौन सी विशेषताएं थी। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार के हुआ करते थे, यातायात के साधन किस प्रकार के थे, माप तौल की प्रणाली किस प्रकार की थी, विनिमय के साधन किस प्रकार के थे और व्यापारिक प्रमाण किस प्रकार के थे, ये हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम फ्लो डायग्राम के माध्यम से देख लेंगे और फ्लो डायग्राम के माध्यम के बाद हम इसे डिटेल में पढ़ लेंगे। कोई समस्या की बात नहीं है, आराम आराम से सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में करते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता की राजनीतिक विशेषता किस प्रकार की थी। हड़प्पा सभ्यता में केंद्रीकृत शासन था, क्योंकि माप तौल की प्रणाली नगर निर्माण योजना में एक रूपता दिखाई देती है। देखो, हमको पता था, हमने जब पढ़ा था कि इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं, उसमें से हमने बात की थी, एक तो धार्मिक स्रोत होता है, एक गैर धार्मिक स्रोत होता है। इसके अलावा हमने पुरातात्विक स्रोत की भी बात हम लोगों ने की थी। तो जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, हड़प्पा कालीन जो पूरी सभ्यता थी ये पश्चिमी क्षेत्र में, तो इस पश्चिमी क्षेत्र में हर क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं तो हर क्षेत्र में नाप तौल की प्रणाली एक थी। यानी कि इन सभी, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि इन सभी क्षेत्रों में किलो के हिसाब से बात चलती थी। तो इसका मतलब क्या था, एक केंद्रीकृत सत्ता थी और वही केंद्रीकृत सत्ता है वो प्रशासन के नियमों को तय करती थी। तो राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो यहां पर केंद्रीकृत शासन था, यानी कि यहां पर विकेंद्रीकृत शासन नहीं था। एक शासन मतलब एक राजा मान लो या फिर कुछ भी मान लो, एक शहर से शासन का संचालन होता था और बहुत सारे जो शहर हैं छोटे छोटे, इन शहरों के लिए योजनाएं बनाई जाती थी, ठीक है। तो हमने बात कर लिया कि हम क्यों बात कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में केंद्रीकृत शासन था, क्योंकि यहां पर मापतौल की प्रणाली देखने को हमें मिलती है। बात करते हैं शासन का संचालन वणिक वर्ग, व्यापारी वर्ग के हाथों में था। जैसे हम लोग बात करते हैं कि राजा जब हुआ करते थे, क्षत्रिय लोग आ गए थे, तो उस टाइम पर जो प्रशासन का जो दायित्व था वो किसके हाथ में था, क्षत्रियों के हाथ में था। लेकिन यहां पर हम लोग बात करते हैं, यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में, तो यहां पर जो वणिक वर्ग हैं उनके हाथों में था हड़प्पा कालीन सभ्यता का कारभार, मतलब प्रशासन वही लोग करते थे। यहां पर क्षत्रिय वर्ग नहीं होते थे और यहां पर युद्ध नहीं देखे जाते थे। आपको पता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था में
जो वणिक वर्ग होता है उनके हाथ में प्रशासन होता है। ठीक है, मतलब उत्पादन कितना करना है, वितरण कितना करना है, ये सभी वणिक वर्ग के हाथों में हुआ करता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हड़प्पाकालीन सभ्यता थी वो पूंजीवादी सभ्यता को भी फॉलो करती थी। और बहुत सारे गुण इसमें देखने को मिल जाएंगे कि हड़प्पाकालीन सभ्यता है वो लोकतांत्रिक विशेषताओं को भी फॉलो करती थी। क्योंकि जब एक प्रशासन तंत्र का निर्माण किया जाता था, जैसे कि मान लो एक परिषद है और इस परिषद के माध्यम से ही प्रशासन का संचालन होगा, तो ये जो प्रशासन के प्रतिनिधि थे, ये प्रतिनिधि क्या है, आम जनता के द्वारा चुनकर आते थे। तो ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में पूंजीवादी तत्व देखने के साथ साथ लोकतांत्रिक तत्व भी देखने को मिल जाएंगे। अब आर्थिक संरचना में हम लोग बात करेंगे, कृषि किस प्रकार की होती थी। कृषि में हम लोग बात करेंगे फसलों के नाम कौन कौन से हैं, भूमि के कौन कौन से प्रकार हैं, और सिंचाई के रूप में कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल हड़प्पाकालीन सभ्यता में हुआ करता था। पशुपालन की हम लोग बात करेंगे नंबर 2। तो कौन कौन से पशुओं वहां पाए जाते थे, यानी कि हड़प्पाकालीन सभ्यता कौन कौन से पशुओं से परिचित थी। ठीक है, और मनोरंजन के साधन के रूप में पशुओं की लड़ाइयों को महत्ता दी जाती थी। इसके साथ साथ पशुओं को पालने के उद्देश्य क्या थे, तो खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि उनसे दूध दूध ले लिया और दूध से बहुत सारे जो मिष्ठान है वो बना लिए, या फिर पशुओं से मांस की प्राप्ति की गई, पशुओं से ऊन की प्राप्ति की गई। तो इस प्रकार से पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था और वहां पर पशु पाले जाते थे। कृषि कार्य में भी पशुओं का इस्तेमाल होता था, और इस प्रकार से गाड़ी खींचने में भी पशुओं का इस्तेमाल होता था। और विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे कि चमड़े की वस्तु, ऊनी वस्त्र और हाथी दांत की वस्तुओं भी पशुओं से प्राप्त की जाती थी। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में पशुओं का पूर्णतः इस्तेमाल किया जाता था। बात करते हैं हड़प्पाकालीन सभ्यता में शिल्प उद्योग किस प्रकार के थे। तो ईंट निर्माण, मृदभांड निर्माण, रथ निर्माण, ये सभी काम वहां पर होते थे। मतलब वहां के जो उद्योग थे, उन उद्योगों में ईंटों का निर्माण होता था। और यही जो ईंट है वो कहां पर जाएंगे, पक्की सड़क के निर्माण में ईंटों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ईंटों की उपयोगिता मिलेगी भवन निर्माण में। इसके अलावा जल संरक्षण की जो बनती हैं, जैसे बावड़ी वगैरह बनती हैं, तो उसके निर्माण के लिए भी ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा और उद्योग और धंधे की बात करते हैं तो मृद भांडों का निर्माण होगा, और हम बात करते हैं तो रथ निर्माण होगा। ठीक है, रथ निर्माण में भी इस्तेमाल होती है। सॉरी 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 देखो, शिल्प उद्योग की हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है, माफ करना, फ्लो में हो गया। तो देखो, शिल्प उद्योग कौन कौन से थे, एक तो ईंट निर्माण उद्योग था, मृदभांड निर्माण था यानी कि बर्तन निर्माण भी था, और इसके अलावा रथ निर्माण भी था। आपसे देखो ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में रथ का उपयोग किया जाता था। तो अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर क्या है, हमें ये पता है कि वहां पर रथ निर्माण के उद्योग चलते थे, इसका मतलब रथ का निर्माण भी होता था। और बहुत सारी आपको मूर्तियां और खेल खिलौने मिल जाएंगे जहां पर आपको रथ की उपयोगिता आपको समझ में आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि वहां पर रथ प्रचलित थे, लेकिन पूर्णतः रथ का उपयोग वो वैदिक सभ्यता के काल में स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा और कौन कौन से उद्योग थे, हाथी दांत सामग्री निर्माण, यानी कि हाथी दांत से बहुत सारे जो गहने थे वो बनाए जाते थे, बहुत सारे हथियार बनाए जाते थे। तो हाथी दांत सामग्री के उद्योग भी वहां पर विकसित थे। इसके अलावा धातु निर्माण उद्योग भी, धातु निर्माण उद्योग यानी कि बर्तन धातु के बर्तन बनाए जाते थे, और बहुत सारी दैनिक जीवन में काम में आने वाली चीजें हैं वो बनाई जाती थी। इसके अलावा आभूषण निर्माण एवं वस्त्र निर्माण के उद्योग भी देखने को मिलते हैं। तो आभूषण निर्माण के उद्योग भी देखने को मिलते हैं, और वस्त्र निर्माण के भी उद्योग आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर आयात और निर्यात भी देखने को मिलता है, यानी कि बाहर से वस्तुएं ली भी जाती थी और हमारे देश से वस्तुएं पहुंचाई भी जाती थी। ठीक है, तो हमें व्यापार के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में आयात निर्यात भी हुआ करता था।
यातायात के साधन भी देखने को मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा माप तौल की प्रणाली भी आपको देखने को मिल जाएगी कि उस समय पर कौन कौन सी प्रणाली उपयोग होती थी। इसके अलावा विनिमय के साधन भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि भाई हम लोगों ने कुछ सामान लिया, उस सामान के बदले में हम लोगों ने कुछ पैसा दिया, यानी कि मुद्रा अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप ये समझना कि मुद्रा अर्थव्यवस्था वैदिक सभ्यता, प्रारंभिक जो वैदिक सभ्यता है उसमें देखने को आपको नहीं मिलेगी। मुद्रा व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी इसमें हड़प्पा कालीन सभ्यता में। तो माप तौल की प्रणाली में विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है। जल जहाज यानी कि यातायात के साधन कौन कौन से थे? जल जहाज, मतलब जहाज के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थानों पर पहुंचा जाता था। इसके अलावा बैलगाड़ियों के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि बैलगाड़ी के माध्यम से भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। पांचवी हम बात करते हैं नगरीकरण की। तो नगर केंद्र विभिन्न रूप में बने हुए थे। तो पहले आपको राजधानी मिल जाएगी, फिर आपको सैन्य छावनी मिल जाएगी, फिर आपको धार्मिक केंद्र के रूप में मिल जाएंगे, व्यापारिक केंद्र के रूप में मिल जाएंगे, उत्पादन केंद्र के रूप में मिल जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं आज के शहर की, हम लोग बात करते हैं तो आज के शहर में दिल्ली हमारा क्षेत्र है, वो क्या है? राजधानी है, ठीक है। सैन्य छावनी हम लोग मान लेते हैं कि भाई सैन्य छावनी बहुत सारे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इनमें हमारी सैन्य छावनी बनी हुई है ना। इसी प्रकार से यहां से सैन्य छावनी भी देखने को मिलती है। धार्मिक केंद्र की बात करते हैं तो हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, जैसे बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ हुआ। तो वैसे धार्मिक स्थल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे हड़प्पा सभ्यता में। इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में आपको व्यापारिक केंद्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में आपको उत्पादन केंद्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ आधुनिक समय में SEZ बनाए जाते हैं ना, SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसी प्रकार से वहां पर भी उत्पादन केंद्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे। व्यापारिक केंद्र की बात करते हैं तो व्यापारिक केंद्र जैसे हमारा मुंबई हुआ, ठीक है, वो व्यापारिक केंद्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो व्यापारिक केंद्र के रूप में बटे हुए थे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण के गुण विद्यमान थे। तो इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। राजनीतिक विशेषता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में केंद्रीकृत शासन मौजूद था, क्योंकि माप तौल की प्रणाली नगर निर्माण योजना में एक रूपता दिखाई देती है। नेक्स्ट है शासन का संचालन वणिक वर्ग व्यापारी के हाथों में था, ठीक है। आर्थिक संरचना की हम लोग बात करते हैं तो कृषि वहां का मुख्य व्यवसाय था। तो कौन कौन सी फसलें मिलती हैं, भूमि के प्रकार कौन कौन से थे, सिंचाई के साधन कौन कौन से थे। इसके अलावा पशुपालन की हम लोग बात करते हैं। पशु कौन कौन से पशु पाए जाते थे, क्यों पाले जाते थे? कृषि कार्य के लिए, परिवहन के लिए और विभिन्न सामग्रियों के निर्माण के लिए, जैसे कि चमड़े की वस्तु, ऊनी वस्त्र, हाथी दांत की वस्तुएं इत्यादि के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। शिल्प उद्योग की हम लोग बात करते हैं तो ईंट निर्माण, मृदभांड निर्माण, रथ निर्माण, हाथी दांत सामग्री निर्माण, धातु निर्माण इत्यादि, आभूषण निर्माण और वस्त्र निर्माण इत्यादि के लिए भी, इत्यादि के उद्योग भी हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में तो आयात निर्यात, यानी कि बैलगाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं हमें। यातायात के साधन यानी कि जल जहाज देखने को मिलते हैं। माप तौल की प्रणाली यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है। और विनिमय के साधन में आपको मुद्रा व्यवस्था भी देखने को मिलती है। नगरीकरण की हम लोग बात करते हैं तो नगर केंद्र के विभिन्न रूप बने हुए थे, राजधानी, सैन्य छावनी, धार्मिक केंद्र के रूप में और व्यापारिक उत्पादन के रूप में, ठीक है। कोई बात नहीं है, अब इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। देखो, मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा अपना, उसमें मैं अपने सारे नोट्स हैं वो आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। पिछली बार तो मैं ये नोट्स नहीं डाल पाया था, लेकिन आज मैं डेफिनेटली आपको आपके लिए एक ग्रुप बना दूंगा। और इस ग्रुप और जो उस ग्रुप की लिंक है वो आपको मैं इस स्लाइड में आपको बता दूंगा कि इस ग्रुप में आप लोग जो है ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो वहां पर जो भी मैं पढ़ाऊंगा तो उसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो पहले तो हमने फ्लो डायग्राम के माध्यम से पढ़ लिया कि कौन कौन सी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो, कौन कौन सी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमने फ्लो डायग्राम के माध्यम से देख लिया। अब इसी को हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर क्रिस्टल हो जाए कि चीजें कहां चल रही हैं, ठीक है। तो स्वरूप की हम लोग बात करते हैं। आर्थिक अधिशेष से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था मौजूद थी, जहां नगरों में विषमता दिखाई देखने को मिलती है, ठीक है।
यानी कि कुछ नगर थे वो पूर्णतः सुविकसित थे और कुछ नगर थे वो क्या है, पूर्णतः विकसित नहीं थे। और वहां की जो व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी वो नगरों से थोड़ी सी निम्न लेवल की होगी, क्योंकि वहां पर पूर्णतः उद्योगों का विकास नहीं हो हुआ था। और वहां पर जो अधिशेष है, अधिशेष भी बहुत कम आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो बचत होती है वो आपको कम देखने को मिलती है। जहां पर पैसा नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर संपन्नता नहीं होगी। और नगरों में क्या है, पैसा होता है तो वहां संपन्नता हमें देखने को मिल जाती है। तो अर्थव्यवस्था में आपको थोड़ी सी भिन्नता देखने को मिल जाएगी, यानी कि विषमता आपको देखने को मिल जाएगी। कृषि की हम लोग बात करते हैं। नंबर एक, हड़प्पा सभ्यता में संगठित कृषि मौजूद थी, जहां गेहूं, जौ, सरसों, चना, कपास की खेती मुख्य रूप से प्रचलित थी। देखो, आपको ये एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता था। तो गेहूं, जौ, चना और कपास, ये चीज जो है वो आप याद कर लेना। और संगठित कृषि का मतलब ये होता है कि बहुत सारे किसान हैं वो संगठन में कृषि किया करते थे। अब इसके लाभ क्या होते हैं, इसके लाभ ये होते हैं कि उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा निवेश पूंजी जो होती है, जो कि हम खाद्य में, बीज में खर्च करते हैं, तो वो निवेश पूंजी भी बहुत कम हो जाती है। और बड़ी मात्रा में हमें लेबर भी उपलब्ध हो जाती है कटाई बुआई के समय पर। तो आप देख सकते हैं कि संगठित कृषि की अवधारणा जयप्रकाश नारायण ने रखी थी आधुनिक भारत के समय में, और संगठित कृषि की अवधारणा है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वो एक तरह से आधुनिक सभ्यता से भी बहुत आगे थी, और बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिल सकती हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता से। आगे हम लोग बात करते हैं, खेती मुख्य रूप से प्रचलित थी। कालीबंगा से खेती की जुताई के साक्ष्य मिलते हैं। देखो, मैं आपको बताता हूं, कोई भी अर्थव्यवस्था है तो वो पहले कृषि पर निर्भर होती है, उसके बाद उद्योग व्यवस्था आती है, और उसके बाद सेवा व्यवस्था आती है। यानी कृषि में कच्चा माल उत्पादित होगा, इसके बाद ये कच्चा माल है वो उद्योग में जाएगा, और उद्योग में जाने के बाद ये आएगा बिकने के लिए। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ये प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, द्वितीयक क्षेत्र यानी कि उद्योग, और तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, ये होना बहुत आवश्यक है। और उसी टाइम पे हम लोग बात करते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता की। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था थी उसका उसका 40% जो भाग है वो किस पर निर्भर था, वो कृषि पर निर्भर था। ठीक है, तो हम बात करते हैं कृषि के साक्ष्य हमें कहां देखने को मिलते हैं। तो कालीबंगा से खेत की जुताई के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो खेतों की जुताई हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वहां पर कृषि हुआ करती थी। इससे किसी कृषि भूमि की उर्वरता में वृद्धि हुई। इससे, ये कृषि काट देना, इससे कृषि भूमि की उर्वरता में वृद्धि हुई, फलतः कृषि उत्पादन बढ़ा और अधिशेष कृषि की स्थिति पैदा हुई। देखो, संगठित कृषि करेंगे तो उसकी भूमि की उर्वरता में वृद्धि होगी, और उर्वरता में वृद्धि होगी तो कृषि उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो कुछ सामान हम लोग अपने उपभोग के लिए रख लेंगे, और कुछ सामान हम लोग बेच देंगे, और कुछ सामान हम लोग जो है वो सेविंग्स के रूप में रख लेंगे। ठीक है, तो ये विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में संगठित कृषि मौजूद थी, जहां गेहूं, जौ, सरसों, चना, कपास की खेती मुख्य रूप से प्रचलित थी। कालीबंगा से खेती की जुताई के साक्ष्य मिले हैं। इससे इससे कृषि भूमि की उर्वरता में वृद्धि हुई, फलतः कृषि उत्पादन बढ़ा और अधिशेष कृषि की स्थिति पैदा हुई। ये हम लोगों ने बात कर ली है। आगे हम लोग बात करते हैं नंबर 2 विशेषता कौन सी कृषि की, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिले अन्नागार अधिशेष उत्पादन को प्रमाणित करते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपके पास खेती उतनी होती है जितना आप खाद्य सामग्री इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खेती, यानी कि आप 2 किलो चावल पैदा कर रहे हो और 2 किलो चावल आप लोग खा लेते हो, तो अधिशेष की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, और भंडारण की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ बचत है ही नहीं है। तो यहां पर जो सहयोगी खेती होती थी, संगठित कृषि होती थी, उसके कारण क्या है, बहुत सारी फसलों का उत्पादन अधिशेष के रूप में होना स्टार्ट हो गया। और जब अधिशेष के रूप में स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ का हम उपभोग कर लेंगे और कुछ का हम भंडारण कर लेंगे।
तो विशाल अन्नागार आपको देखने को मिलते हैं, विशाल अन्नागार मिलते हैं। तो विशाल अन्नागार का मतलब क्या होता है, यहां पर अनाज का भंडारण किया जाता था। अब इस अनाज का उपयोग हम कहां करेंगे जब अकाल पड़ेगा, तो इसी अन्नागारों में से हम लोग अनाज निकालेंगे और आम जनता को वितरित कर देंगे। ठीक है, और समय समय पर इसको क्या है, पीडीएस प्रणाली जो होती है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको इसमें से अन्न को बांट दिया जाएगा। इसके अलावा हम अन्नागार के माध्यम से विदेशों में अपने अन्न को निर्यात कर देंगे, जिससे क्या है, हमें हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, वहां पर अधिशेष हुआ करता था। चावल धान की खेती प्रचलित नहीं थी, किंतु लोथल रंगपुर से धान के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यानी कि उस समय की हड़प्पा सभ्यता थी, वो चावल का इतना उत्पादन नहीं करती थी, लेकिन हमें चावल धान की खेती के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। कहां से, रंगपुर। आप मुझे बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था कि रंगपुर कहां मिलता है, मतलब रंगपुर क्षेत्र है वो कहां पर है। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि रंगपुर कहां पर है। ठीक है, तो रंगपुर से हमें धान के साक्ष्य मिलते हैं। देखो प्रश्न आपसे मिल जाए, प्रश्न आपको मिल जाएंगे पेपर में कि धान के साक्ष्य हड़प्पा कालीन सभ्यता में किस क्षेत्र से मिलते हैं। तो आपको रंगपुर दे दिया जाएगा, सूरकोटड़ो दे दिया जाएगा, धोलावीरा दे दिया जाएगा आपको, है ना, ऐसे मांडा दे दिया जाएगा आपको। तो ऐसे क्षेत्रों के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस चीज के साक्ष्य आपको कहां देखने को मिलते हैं। तो आपको छोटी से छोटी चीजें हैं वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृषि में ही। तो हड़प्पा वासी गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालते थे। तो देखो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को पालते थे और इसका इस्तेमाल वो समय समय पर करते थे, जैसे कि खाद्य सामग्री के रूप में, ऊन के रूप में, या फिर दूध के रूप में। ठीक है ना, जिनका उपयोग भोजन आवश्यकता की पूर्ति के साथ परिवहन एवं विभिन्न वस्तुओं के निर्माण, कृषि कार्य आदि में किया जाता था। अब भैंस का गाय होगी तो बैल भी होगा। ठीक है, अब बैल का इस्तेमाल कहां करेंगे, बैल थोड़ा पावरफुल होता है, तो बैल का उपयोग हम कृषि कार्यों में कर लेंगे। गाय का उपयोग क्या करेंगे, गाय का उपयोग हम जो दूध होता है उसके लिए कर लेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा भेड़ का इस्तेमाल हम ऊन में कर लेंगे, बकरी का इस्तेमाल हम काट के उसका मटन चिकन बना के खा जाएंगे। ठीक है ना। बात करते हैं, हड़प्पा वासी घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत सारी स्टेट पीसीएस में आ चुका है, और 2017 के यूपीएससी के पेपर में भी आ चुका है। हड़प्पा वासी लोग हैं वो घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे। और घोड़े का प्रयोग सर्वाधिक किस समय में देखने को मिलता है, ये हमें मिलता है वैदिक काल में, और वैदिक काल में ही बहुत सारे घोड़े प्रचलित हो जाएंगे, घोड़ों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। और बहुत सारे साक्ष्य में एक साक्ष्य ये भी है कि आर्य लोग जो हैं वो पश्चिम एशिया से आए थे। इसके साक्ष्यों में एक घोड़े का साक्ष्य भी है कि जिस समय आर्य लोग आए थे उसी समय घोड़े का प्रचलन बढ़ गया था। और आपको पता है कि पश्चिम एशिया में जो घोड़े पाए जाते हैं उनकी नस्ल बहुत अच्छी होती है, तो अच्छी नस्ल के घोड़े ये लोग लेके आए थे। इससे प्रूव होता है कि आर्य लोग थे वो पश्चिम एशिया से आए थे, भारत के निवासी नहीं थे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ऐसा किताबें बोलती हैं, और बहुत सारे प्रूफ भी आपको देखने को मिल जाएंगे, वो समय समय पर हम आपको बताएंगे। जब वैदिक कालीन सभ्यता हम लोग पढ़ाएंगे तब इनमें ये सब चीजें हम लोग पढ़ा देंगे। ठीक है, किंतु सूरकोटरा से घोड़े की अस्थियां के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, सूरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य भी देखने को मिले। देखो, हो सकता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में घोड़े पाए जाते हों, लेकिन जिस क्षेत्र में हड़प्पा कालीन लोग रहा करते थे, बस्तियां रहा करती थी, उस बस्तियों में घोड़े का इस्तेमाल नहीं करते थे वो लोग। लेकिन सूरकोटड़ा में घोड़े की अस्थियों से हमें मालूम होता है कि उस समय पर घोड़े पाए जाते थे, लेकिन घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग। मतलब उनके प्रयोग से वो अपरिचित थे, या फिर हो सकता है कि उन्होंने घोड़े को कभी देखा भी ना हो। ठीक है, तो वो हड़प्पा कालीन सभ्यता के थोड़ा सा दूर एरिया में रहते हो।
अगर उपयोग करते तो हमें बहुत सारी मूर्तियां हमें देखने को मिल जाती, खिलौने हमें देखने को मिल जाते, जैसे बैलगाड़ी हमें देखने को मिलेगी। बैलगाड़ी से हमें क्या क्या समझने को मिलता है कि उस समय पर बैलगाड़ी का इस्तेमाल परिवहन के रूप में होता था, तो ये हमें देखने को मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं शिल्प उद्योग के बारे में, कि वहां पर कौन कौन से उद्योग विकसित थे। आपको पता है कि कृषि अर्थव्यवस्था वहां पर बहुत सारी सुविकसित थी। हड़प्पा सभ्यता में कृषि व्यवस्था सुविकसित होगी तो कृषि से कच्चा माल प्राप्त होकर कहां पर जाएगा, उद्योग में जाएगा, उद्योगों का विकास होगा। उद्योगों का विकास होगा तो फिर उद्योग से बनी जो निर्मित वस्तुएं हैं, उद्योग से निर्मित जो वस्तुएं हैं वो कहां पर जाएंगी, वो बेचने के लिए मार्केट में जाएंगी, तो इसी को हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में उद्योग सुविकसित हो चुके थे। हड़प्पा सभ्यता में बने हुए पक्की ईंटों के मकान ईंट उद्योग के विकास को सूचित करता है। इसी तरह वस्त्र उद्योग, मृदभांड उद्योग, हाथी दांत सामग्री निर्माण उद्योग विकसित अवस्था में थे, जो श्रम के विभाजन और विशेषीकरण से युक्त थे, अतः व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो शिल्प उद्योग की हम लोगों ने बात कर ली है। तो पक्की ईंटों के उद्योग भी थे, और पक्की ईंटें कहां पर इस्तेमाल होंगी, ये पक्की ईंटें इस्तेमाल होंगी कहां पर, ये पक्के मकान है उसके निर्माण के लिए। वस्त्र उद्योग भी होंगे, तो आपको पता है कि वहां पर बहुत सारे जो लोग बाग होंगे वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते होंगे, और उनमें साजो सामान की जो मतलब जो होती है ना, हस्तशिल्प जो होता है, मतलब बहुत सारी कढ़ाई बुनाई वगैरह, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगी। बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, बर्तनों में बहुत सारी चित्रकारी हुआ करती थी। बर्तन बहुत सारी धातुओं से निर्मित करते थे, ये भी आपको विशेषताएं देखने को मिल जाएंगी। और हाथी दांत सामग्री भी आपको देखने को मिल जाएगी। हाथी दांत सामग्री यानी कि बहुमूल्य आपको जो गहने हैं उसके निर्माण में हाथी दांत का उपयोग हो जाता है, या फिर बर्तन के निर्माण में हो जाता है, या फिर साजो मतलब सजाने की जो वस्तुएं हैं उनमें भी हाथी दांत का उपयोग हो जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे उद्योग के माध्यम से वहां का जो वर्ग है वो भी सामाजिक व्यवस्था यानी कि जाति प्रथा में विभक्त था। लेकिन ये जाति प्रथा जो है वो जन्म के हिसाब से नहीं थी, कर्म के हिसाब से थी। मतलब वर्गों, बहुत सारे वर्ग थे, उनमें बटा हुआ था, और उन्हीं वर्गों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो बहुत सारे वर्गों में विभाजित थी। लेकिन ये जो वर्ग विभाजन है वो जन्म आधारित नहीं था, केवल कर्म आधारित था, और यहाँ अस्पृश्यता रूपी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो हमने शिल्प उद्योग की बात कर ली है। शिल्प उद्योग में ही हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं, व्यापार वाणिज्य के बारे में। तो ये व्यापार वाणिज्य हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। ठीक है, तो कल हम लोग एक काम करेंगे कि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, और उसी ग्रुप में मैं आपको ये सारी स्लाइड हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आज थोड़ा सा बिजी हूं, आने वाले टाइम पे हम हड़प्पा कालीन सभ्यता कल पूरी खत्म कर देंगे। इसके बाद हम वैदिक सभ्यता पे स्टार्ट हो जाएंगे। सुनो, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर देखे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे ये जो लेक्चर का कंटेंट है वो आपको चेंज होते मिल जाएगा, तो आपको सारा लेक्चर देखना है। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर की समाप्ति करता हूं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।